नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। आदिवासी विकास का दिया मंत्र। ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल प्रोडक्ट बाजार में पहुंचने पर सरकार का फोकस। बीबीसी के दफ्तर में तीसरे दिन भी आईटी का सर्वे अभियान जारी। कर्मचारियों को अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश। सर्वे में आईटी अधिकारियों के हाथ लगे कई बड़े सबूत। शराब घोटाले को लेकर आपको बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की विजय नायर की जमानत याचिका। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों पर हुआ मतदान। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। वोटिंग हुई बम्पर। 2 मार्च को होगी मतगणना। इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को लिखा पत्र। वाजवा के खिलाफ जांच की उठाई मांग। चिट्ठी से पाकिस्तान की सियासत में हलचल। आज की सबसे पहली खबर में बात आदि महोत्सव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित थे। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान जनजातीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पुरानी परंपराओं और कलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत की अनेकता और भव्यता कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने, जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। बता दें आपको कि आदिवासी महोत्सव का आयोजन आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चलेगा। इस आयोजन में 200 से अधिक स्टॉलों में जनजातियों की समृद्ध और विरासत को प्रदर्शित किया गया है। आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव सरकार की बड़ी पहल है। आदिवासियों को रिझाने की कितनी बड़ी कोशिश है ये मोदी सरकार की। देखिए, रिझाने की बात तो है ही। पॉलिटिशियन कोई भी काम करते हैं, उनका ध्यान उसके इलेक्टोरल डिविडेंड के ऊपर जरूर होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन पहली बार जो जनजाति आदिवासी कल्चर और उनके प्रोडक्ट्स को दिल्ली के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना, ये सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की सोच को बता रहा है। अब तक आदिवासियों को या उनके बारे में बातचीत करने के लिए क्या बातें होती थी? रिजर्वेशन दे दो, तो ये पट्टा दे दो, तो ये दे दो, एक उस तरह की चीज़ें। लेकिन पहली बार सरकार आदिवासियों को इकोनॉमिकली एम्पावर करने की बात कर रही है। क्या आपके प्रोडक्ट्स को बाजार में लाया जाएगा, आपकी चीज़ों को बाहर लेकर के लाया जाएगा, उसको मेन स्ट्रीम किया जाएगा, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। अब आप इस पे 2-3 चीज़ों को ध्यान दीजिए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की थी? विश्वकर्मा, एक वो सारे लोग जो अपने हाथ से काम करते हैं उनके लिए विशेष योजना। अब आदिवासी को लिए योजना। ये प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं? आदिवासियों के ऊपर सरकार का फोकस, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि वो हिंदुस्तान के सबसे एक्सप्लॉयटेड, शोषित लोग हैं। उनको कभी नक्सली बरगलाते हैं, तो कभी ये क्रिश्चियन मिशनरीज बरगलाते हैं, उन्हें एनजीओ वाले बरगलाते हैं। इनके इलाके में खनिजों का भंडार है, फिर भी ये गरीब हैं। अब आप ये समझिए कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं हिंदुस्तान के, उसमें कहीं विकास नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा इलाका है, और ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये लोग बैठे हुए हैं खनिजों के ऊपर। तो अभी तक कोई सरकार इसके ऊपर सोच विचार नहीं की। तो इसका राजनीतिक फायदा होगा कब? जब मोदी सरकार आदिवासियों के
आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए एक तो पहले नीयत, मंशा, प्लान और उसका ईमानदारी से एग्जीक्यूशन, यही काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी, अगली खबर में बात बीबीसी के खिलाफ आईटी के बड़े एक्शन की। बीबीसी के दिल्ली, मुंबई दफ्तरों में आईटी का सर्वे अभियान लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। आयकर की जांच का सामना कर रहे बीबीसी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कोई भी डेटा डिलीट ना करें। साथ ही अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। पर खबर यह भी सामने आ रही है कि जांच में बीबीसी के कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे है, पर ताबड़तोड़ लगातार सर्वे अभियान से आईटी के अधिकारियों के हाथ कुछ पुख्ता सबूत भी लगे हैं, जिससे बड़ी कार्रवाई बीबीसी के खिलाफ होने की तैयारी भी की जा रही है। 3 दिनों के सर्वे में क्या क्या मिला है? देखिए, जो वहां इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो बीबीसी हिंदुस्तान में ऑपरेट करती है ये कॉमर्शियल वेंचर है। इससे जो मुनाफा होता है उसे ये बीबीसी वाले लंदन कैसे भेजते हैं, लंदन भेजते भी हैं या नहीं भेजते हैं, और अगर हिंदुस्तान में रह जाता है तो किसी किसी दिया जाता है, और जो इनका तरीका है वो तरीका क्या कानून के हिसाब से सही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके कारनामों की वजह से 2012 में ही नोटिस दी गई थी। उसमें यूपी की सरकार थी। अब लगातार बार बार उन्हें नोटिस पे नोटिस दिया गया। उन्होंने सोचा कि यहाँ अभी भी अंग्रेजी हुकूमत चल रही है। उनको लगा हम बीबीसी लंदन हैं, हम बीबीसी कॉरपोरेशन हैं, हमें कौन क्या करेगा, और हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी होगी। तो यहाँ तो सरकार बदल गई, तरीका भी बदल गया, और ये गुलामी की दास्ता जो है वो हिंदुस्तान ने कब का छोड़ दिया है। तो ये उसके लिए बातचीत हो रही है, उसके लिए सर्वे किया जा रहा है। अब आपने जो सवाल पूछा तो मैं बता सकता हूं आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें बीबीसी का बच पाना बड़ा मुश्किल है। और इसी डर से बीबीसी वालों ने अपने सारे स्टाफ को कह दिया वर्क फ्रॉम होम। जिस फ्लोर पे सर्वे हो रहा है, मतलब 5th और 6th फ्लोर इनके पास है, नीचे के फ्लोर में एडिटोरियल स्टाफ रहते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं, और कॉर्पोरेट काम जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ है वो टॉप फ्लोर के ऊपर है। अब जांच कहाँ चल रही है? तो जहाँ इनके दस्तावेज है, जहाँ फिनेंशियल कारोबार होता है। तो इन्होंने, बीबीसी वालों ने एडिटोरियल स्टाफ को छुट्टी क्यों दे दी? वो इसलिए कि ज़्यादा लोग होंगे, किसी से भी पूछताछ हो जाएगी, किसी के भी कंप्यूटर का पासवर्ड मांग करके उस कंप्यूटर पे जांच शुरू हो जाएगी। तो आप जो है बहानेबाजी कर रहे हो। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जांच के दौरान ये बीबीसी वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आज लगातार ये जारी है सर्वे खत्म होने के बाद ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, और पोल पट्टी सारी बीबीसी की वो खुलने वाली है। जी, अगली खबर में बात शराब घोटाले की, जिसमें आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आप नेता विजय नायर समेत अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनोय बाबू और समीर महेंद्रू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज होने से आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। विजय नायर की जमानत नामंजूर होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब नीति में हो रहे घोटाले की पूरी कहानी पूरी तरह से दिखावा और राजनीतिक है। ये तो अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया। बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तो जज साहब भी बेल नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 4-5 लोगों का जो बेल रिजेक्ट हुआ है, इसमें जज साहब को लग रहा है कि प्राइमा फेसी इन लोगों ने ये कांड किया, घोटाला हुआ। और दूसरा, जब ये रिजेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जज साहब ये कन्विंस हो जाए कि इसे बाहर रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जज साहब को जैसे ही ये लगेगा कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये बाहर जाकर के सबूत मिटाएंगे, बाकायदा लोगों को बरगलाएंगे, ये
वकीलों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, एजेंसी के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ झाला करेंगे, इसलिए इन्हें बेल नहीं दी जाती। आप ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं और अगर आप घोटाले में फंस गए, बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कानून क्या कहता है कि बेल हर आरोपी का अधिकार है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इस तरह से बेल रिजेक्ट होता है। अब बेल रिजेक्ट हो रहा है तो दो चीज़ें हो रही है। एक तो ये कि ये पावरफुल लोग हैं, तो पावरफुल विजय नायर कैसे हैं? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ है, और इसे बचाने के लिए अब तक ये शराब घोटाले में एक और घोटाला जुड़ रहा है। आरटीआई से खबर आई है कि शराब घोटाले में लोगों को बचाने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने से 28 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खा गए सब 28 करोड़ रुपए वकीलों की फीस। देख, तो घोटाला करो, फंस जाओ, तो उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई के लिए जो वकीलों को की फौज जो खड़ी करो, उसका भी पैसा दिल्ली के लोगों से ही लो। तो ये केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि अब तक ये देश को और मीडिया को पैसे दे करके आम जनता को ये बरगलाने की कोशिश में जुटा हुआ था। शराब घोटाला बाकायदा इन लोगों की वजह से, जिसमें केजरीवाल, जिसमें मनीष सिसोदिया और तमाम लोग, इसके तमाम चट्टे बट्टे, इन लोगों ने मिलके इस स्कैम को अंजाम दिया है। जी, अब बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों पर आज वोटिंग पूरी हुई है। इस बार अलग अलग पार्टियों से 259 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार चुनाव में लोगों के अंदर भारी उत्साह देखने को मिला। त्रिपुरा में दोपहर 3 बजे तक करीब 70% मतदान हुआ, तो वहीं 5 बजे तक 81% वोटिंग हुई। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर बम्पर वोटिंग त्रिपुरा में हुई है। बम्पर वोटिंग क्या इशारा कर रही है? देखिए, जब इतनी ज़्यादा वोटिंग होती है तो ये तो सत्ता बदलने का संदेशा होता है। लेकिन त्रिपुरा की कहानी कुछ अलग है। अलग इसलिए है कि पिछली बार जिस हिसाब से वोटिंग हुई, उस हिसाब से इस बार भी हुई। ज़्यादा और कम वोटिंग हम हमेशा उस तरह से नापते हैं कि पिछले चुनाव में कितनी वोटिंग हुई। जैसे बंगाल में बहुत ज़्यादा वोटिंग होता है, दिल्ली में कम वोटिंग। आप ये समझिए, दिल्ली में अगर 60-65% अगर वोटिंग हो जाए असेंबली इलेक्शन में, तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा वोटिंग हो गई। लेकिन वही बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में अगर 65% वोटिंग भी होती है, तो लोग कहेंगे इस बार वोटिंग कम हुई है। तो जनरली लोग वहाँ पे ज़्यादा राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं, इसलिए वोटों का इस्तेमाल करते हैं। बट वॉट एवर सेड एंड डन, अब आपने जो सवाल पूछा कि कौन जीतेगा, बड़ा टफ इलेक्शन है ये ट्रायंगुलर फाइट है। सरकार बीजेपी की बनी, जनता ने उन्हें वोट भी दिया, लेकिन उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरीके से उन्हें करना था। इसलिए आपको चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो गए थे। तो जब आपको चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उतने दिनों तक के कामकाज से प्रधानमंत्री मोदी खुश नहीं थे। जब बॉस खुश नहीं, तो फिर ये जनता कैसे खुश होगी? तो एक तो दिक्कत वो, लेकिन राहत की बात क्या है कि वहाँ एक और पार्टी जो है इस बार, जिसको कह सकते कि बहुत ही करिस्मेटिक लीडरशिप के साथ सामने आया, ये त्रिपुरा मोथा। अब ये जो बर्मन साहब हैं, ये जो बीच में इनकी एंट्री हुई है, तो इससे मसला ट्रायंगुलर हो गया। अब ट्रायंगुलर होने से फ़ायदा ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जो बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है वो बट जा रहा है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये मोथा पार्टी ये जितना ज़्यादा सीट लेकर के आएगी, बीजेपी के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। और अगर हंग असेंबली होता है तो मोथा साहब बैठे ही हुए हैं कि भाई किसी के साथ भी वो जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी केस में बनेगी। बस एक ही है कि अगर वामपंथी और कांग्रेस का जो अलायंस है,
अगर उनको बहुमत नहीं आता है तो जो होता दिख नहीं रहा। जी, आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष बाजवा के खिलाफ इमरान खान के मोर्चे की। इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को पत्र लिखकर बाजवा के खिलाफ जांच की मांग की है। इमरान खान का दावा है कि बाजवा ने सेना अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया था। इमरान खान ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा की बातचीत की रिकॉर्डिंग सेना प्रमुख की शपथ और मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इमरान ने यह भी कहा कि सवाल यह है कि जनरल बाजवा गोपनीय बातचीत क्यों और किस अधिकार के तहत रिकॉर्ड कर रहे थे। इमरान खान ने बाजवा के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है? देखिए, वो राजनीति करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति, वहाँ मिनी बजट आ गया है। मिनी बजट से लोगों में बहुत रोष है। रोष इसलिए है कि ये जो केजरीवाल वाला सिस्टम वहाँ चल रहा था, 300 यूनिट फ्री, अब उसमें कहा गया कोई फ्री नहीं। उसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ जा रही है, उसमें गैस की कीमत बढ़ जा रही है, उसमें हर जगह जनता के पॉकेट से पैसा दूहने का काम हो रहा है। और ये कहा गया है कि आप $170 मिलियन आप इकट्ठा कर लें, तब जाकर के आपको IMF पैसे देगी, बेल आउट पैकेज तब मिलेगा। और इसी चीज़ को इमरान खान भुनाना चाहते हैं। वो आंदोलन करना चाहते हैं और इसलिए सरकार दूसरी तरफ उनके ऊपर लगातार दबाव डाल रही है कि किसी तरह से उसको जेल में डाल दिया जाए। तो कल जमानत जब रिजेक्ट हुआ तो आज इन्होंने चिट्ठी लिख दी। लेकिन ये चिट्ठी, ये समझने वाली बात ये है कि किसे आप लिखोगे? राष्ट्रपति को? भाई, सेना के खिलाफ वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तुम खुद कह रहे हो कि मुझे कठपुतली बना दिया। अब फिर आप चिट्ठी भी लिख रहे हो ये कहते हुए कि भाई आप बाजवा के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। ये बेकार की चीज़ है। प्योर राजनीति हो रही है। और पाकिस्तान में ये जो इमरान खान, जिसके पास बहुत समर्थन है, उनके लोग अगर सड़क पे आ गए तो ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। अब इस बार सड़कों पे खून की नदियां बहेंगी, जिसका अंदेशा आर्मी को भी है, वहाँ की सरकार को भी है। और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कोई उठाएगा तो वो तालिबानी एलिमेंट उठाएंगे, जो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के नाम से शरिया का कानून लगाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं। तो चारों तरफ से घिर गया है पाकिस्तान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।